दिस इज डॉक्टर नीतू माथुर। यूसी पार्ट 1 के पेपर 3 में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन या भ्रूणीय अडेप्टेशन में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक एम्ब्रियो। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? जब हम देखते हैं कि मुर्गी के भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा होता है या किसी भी दूसरे कशेरुकी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो कुछ एम्ब्रियोनिक टिश्यू स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। कुछ भ्रूणीय ऊतक जो होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि टेम्परेरी या परमानेंटली एम्ब्रियो के अंदर नहीं ट्रांसफर होते हैं, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में काम में नहीं आते हैं, लेकिन एक्सटर्नल होते हैं और वो इस तरह से कार्य करते हैं कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के मेंटेनेंस में मदद करते हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसकी केयर करते हैं। इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या फीटल मेम्ब्रेन्स या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सैक्स। ये जो है वो किसी भी अंग का निर्माण नहीं करते हैं एडल्ट में या लार्वा में, बस खाली एम्ब्रियो के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करने में मदद करते हैं। रिक्वायरमेंट जैसे भोजन, ढूंढ लेना, गैस एक्सचेंज, रिमूवल और स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल और उनके रक्षण। तो वो डेवलप ड्राई लैंड पे भी अंडा जो है वो डेवलप हो पाता है और ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज से बनते हैं और एम्ब्रियोनिक बॉडी जो है वो पूरी तरह से अडेप्ट हो जाती है और केयर और मेंटेनेंस डेवलपिंग एम्ब्रियो का होता है। 4 सेट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के कॉमन है एम्ब्रियो सारे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में, जिसमें चिक भी इंक्लूडेड है। एमनियन एमनियोनिक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि पूरे डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक फ्लूइड फील्ड सैक में कवर करके रखती है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स के अंदर एमनियन जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम एमनियोट्स कहते हैं। मछली एम्फीबियंस में नहीं होता है, इसलिए इसको हम एनेमनियोट्स बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है योक सैक। ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है जिसमें कि ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि अंडे के योक को कवर करके रखती हैं और जिन मछलियों के अंदर मेगालिसिथल अंडे होते हैं या जिन जंतुओं के अंदर बहुपीतकी होते हैं उनमें ये पाया जाता है। मैमिलियन अंडे के अंदर ये प्रेजेंट योक बहुत ही कम प्रेजेंट होता है प्रोटोथीरियंस को छोड़कर। तो योक सैक जो है वो प्रिजर्व रहता है और एक इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी फंक्शन कार्य करता है। एलेंटॉयस एक ऐसी संरचना है जो कि एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है जो कि उत्सर्जन और श्वसन में मदद करती है। बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, जबकि मैमल्स में इसके कार्य जो है वो इसकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। फीटल मैटरनल इंटरफेस में काम करता है। पिग के जो एम्ब्रियो होता है, सुअर का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ये बर्ड के जैसे होता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है और एक वेस्टीज या अवशेष के समान होता है, खाली वेस्क्यूलर नेटवर्क जैसे कार्य करता है। कोरियन बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, वो एम्ब्रियो को कवर करती रहती है और दूसरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को भी कवर करती रहती है और ये एम्नियोटिक फोल्ड्स जो होते हैं उनके फ्यूजन से बनती हैं। ये जितनी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि वो 2 जर्म लेयर्स से बनती हैं। जो एम्नियन और कोरियन होती हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म और सोमेटिक लेयर ऑफ मेसोडर्म से बनती हैं, जबकि योक सैक और एलेंटॉयस जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और स्प्लैंक्टनिक लेयर ऑफ मेसोडर्म से बनती है। तो हम देखते हैं कि जब न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, न्यूरिलेशन होता है चिक का, तो जो लेटरल प्लेट होती है वो स्प्लिट हो जाती है, बाहरी सोमेटिक लेयर और आंतरिक स्प्लैंक्टनिक लेयर के अंदर ये सोमेटो प्लूरा होती है और ये अंदर स्प्लैंक्टोप्लूरा होती है। ये मेसोडर्म है वो 2 भागों में बढ़ जाती हैं। तो एक इनके बीच में एक सीलोमिक स्पेस प्रेजेंट होती है, तो ये अंदर वाली है स्प्लैंक्टोप्लूरा और ये बाहर वाली है सोमेटोप्लूरा। तो इस तरह से ये बन जाती है। तो बॉडी फोल्ड्स उनके अंदर बनते हैं, डिलैमिनेट होते हैं एम्ब्रियो रीजन के, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लूरा स्प्लैंक्टोप्लूरा बन जाती है। योक सैक जो होता है वो पहला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, तो ब्लास्टोडर्म एक्सपेंड हो जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो स्प्लैंक्टोप्लूरा है वो स्प्रेड हो जाती है पूरे योक मास में और पूरे योक को एनक्लोज कर लेती है। इस तरह से पूरे योक को
इसने क्लोज कर लिया है और इस तरह से पूरे योग को अपने अंदर इंट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्टोपिरा जो होती है वो सुपरफिशियल बॉडी फोल्ड्स बनाती हैं, वॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट से इस्टेब्लिश करती हैं एम्ब्रियो के अंदर। मिडिल रीजन ऑफ द गट जो होता है वो योग सैक से कनेक्टेड रहता है, योग स्टॉक मिडिल रीजन ऑफ गट है वो योग से कनेक्टेड रहता है, योग स्टॉक से, जिनकी दीवार जो है वो गट की दीवार कंटिन्यूअस रहती है योग सैक की दीवार से इस तरह से। हालांकि योग सैक जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से योग स्टॉक द्वारा कनेक्टेड रहता है, लेकिन इस रूट से योग अंदर नहीं जाता है। तो डाइजेशन ऑफ योग जो है वो एंडोथेलियन लाइनिंग जो होती है योग की उससे एंजाइम्स की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यहाँ से फ्लो नहीं होता है, एंजाइम की प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित योग होता है। दूसरे और तीसरे दिन इंक्यूबेशन में चिक के अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं इनर पार्ट ऑफ एरिया ओपेका में, जो कि नेटवर्क के कारण एरिया वेसिकुलोसा कहलाती है, और जो आउटर पार्ट है एरिया ओपेका वो एरिया वाइटलेना कहलाता है। और जितनी भी एरिया वेसिकुलोसा की ब्लड वेसल्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, जो जुड़ जाती हैं और बाउंड्री बना लेती हैं बिटवीन एरिया वेसिकुलोसा और एरिया वाइटलेना में। और जो ब्लड सिस्टम और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन 2 पॉइंट से बनता है, विद द वीनस सिस्टम बाय मींस ऑफ राइट एंड लेफ्ट वाइटल वेन्स, और विद द आर्टेरियल सिस्टम बाय लेफ्ट वाइटल वेन्स। दूसरा है एमनियन और कोरियन। एमनियन और कोरियन जो है वो साइमल्टेनियसली ही डेवलप होती हैं और वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लूरा से बनती हैं। तो 30th आवर ऑफ इंक्यूबेशन में तो एम्ब्रियो का जो हेड होता है वो सिंक होने लगता है योग के अंदर, और इसी टाइम में एम्ब्रियो का ये हेड इस योग के अंदर सिंक होने लगता है, और इसी समय में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लूरा होते हैं वो एलिवेट हो जाती हैं ओवर द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ऊपर एलिवेट हो जाती हैं बाय फोल्डिंग प्रोसेस कंसिस्टिंग एसेंशियली ऑफ अ डबलिंग ऑफ सोमैटोप्लूरा इटसेल्फ। सोमैटोप्लूरा की डबलिंग इसके अंदर बन जाती है, इस तरह से सोमैटोप्लूरा की डबलिंग देखी जाती है। तो एलिवेशन जो हेड के ऊपर होता है एम्ब्रियो के अंदर होता है, तो वो डबल सोमैटोप्लूरा फोल्ड बन जाती है, जिसको हम सिफेलिक एमनियोटिक फोल्ड और हेड फोल्ड कहते हैं। एमनियन का ये एमनियोटिक कैविटी एमनियोटिक फोल्ड बन जाता है जैसे सिर के ऊपर पूरी बॉडी में। और जैसे जैसे एम्ब्रियो लेंथ में इंक्रीज बढ़ जाता है, हेड ग्रोज फॉरवर्ड इनटू एमनियोटिक फोल्ड में ही हेड जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे ही सिफेलिक एमनियोटिक फोल्ड एक्सटेंड बैकवर्ड्स टेल की तरफ बढ़ता है, तो वो साइड लिम्स लेटरल एमनियोटिक फोल्ड्स में डेवलप हो जाती हैं एम्ब्रियो के ऊपर ईच साइड में, और एक सिमिलर फोल्ड से एलिवेशन के टाइम पर जुड़ जाती हैं, जिसे हम कॉर्डल एमनियोटिक फोल्ड कहते हैं। जितने भी एमनियोटिक फोल्ड हैं वो मिडलाइन पर कन्वर्ज करते हैं, आके मिलते हैं, तो एम्ब्रियो को वो 2 शीट्स ऑफ सोमैटोप्लूरा से ढक लेते हैं सारे साइड से, खाली योग स्टॉक वाला साइड छूटता है, बाकी इसको पूरा ढक लेते हैं। तो जहां पर वो प्लेस जहां पर एमनियोटिक फोल्ड्स मिलते हैं उसको हम सीरो एमनियोटिक कनेक्शन बोलते हैं और एमनियोटिक रेफे बोलते हैं। तो स्कार लाइक थिकनिंग हो जाती है और हैचिंग के पहले वो खुल जाता है और एम्ब्रियो जो है वो और एल्ब्यूमिन को एमनियोटिक कैविटी में जाने में मदद करता है। तो योग 2 sac like मेम्ब्रेन की कैविटी बन जाती है, सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन बिकम्स एमनियन एंड अदर वन द कोरियन और सिरोसा। इस तरह से इनका निर्माण होता है। इस प्रकार से होता है कि एल्ब्यूमिन जो होता है वो सैक फिल्ड एल्ब्यूमिन सैक में परिवर्तित हो जाता है, जो पानी और एल्ब्यूमिन को एब्जॉर्ब करने में काम करता है। जो चिक एम्ब्रियो जो होता है वो कोरियोइलेंटोनिक मेम्ब्रेन और शेल जो होते हैं वो 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन को कर सकती हैं और 4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकती हैं 21 दिन के पीरियड में हैचिंग के पहले। तो इस तरह से एक्सटर्नल सरफेस में एलेंटॉइस के ब्लड वेसल डेवलप हो जाती है और वो कम्युनिकेट करती है ब्लड वेसल्स स्टॉक ऑफ एलेंटॉइस के थ्रू। ब्लड जो होता है एलेंटॉइस से फ्लो करता है राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर, जो डॉर्सल ऑर्टा के पॉइंट पर कॉर्डल पॉइंट पर निकलता है, और एलेंटॉइक सर्कुलेशन फंक्शन जो होता है वो हैचिंग तक चलता है, जब तक कि वो बाहर की सराउंडिंग से ब्रीथ नहीं करता है। एलेंटॉइस ही सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन का काम करता है। एलेंटॉइस ड्राई हो जाता है और बॉडी से सेपरेट हो जाता है यंग। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के क्या कार्य हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन वर्टिब्रेट्स के लिए जो कि जमीन पर अपने अंडे देते हैं, और जो अंडे जो है पानी के अंदर होते हैं और एक्सटर्नल
मिनिमम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है, वाटर प्रोवाइड्स विद वेरियस फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो हाउएवर नन ऑफ द फेवरेबल फीचर्स आर प्रोवाइडेड ऑन ड्राई लैंड। ड्राई लैंड में ये सारे फीचर्स नहीं होते हैं, जहाँ पे कि डेसिकेशन या सूखने का डर होता है, टेम्परेचर के सडन चेंज झेलने का डर होता है, वहाँ पर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अपना कार्य करती है। और जैसे योग सैक है, वो ये योग सैक होता है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एग के ऊपर, योग के ऊपर स्प्रेड रहता है, और वो डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन है, जिसमें कि योग जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को अवेलेबल होता है इन योग सैक के द्वारा। ये पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे काम करते हैं, और ये हेमोपोएटिक ऑर्गन जैसे लीवर जैसे भी एक काम करता है, और यहाँ पर ही ब्लड सेल्स जो है वो डेवलप होती हैं। एमनियन और कोरियन का जो कार्य है वो देखते हैं हम कि वो उनके अंदर एमनियोटिक जो कैविटी होती है उसमें सॉल्टी फ्लूइड होता है जो एम्ब्रियो को घेरे हुए रहता है, तो उसके अंदर फ्लूइड मीडियम के अंदर डेवलप होने के उसको मौका मिलता है, क्योंकि वो ड्राई लैंड पे होता है, तो ये एमनियन जो है एमनियोटिक कैविटी उसको फ्लूइड प्रोवाइड करती है। ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, डेसिकेशन से उसको बचाती है, सूखने से अंडे को बचाती हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर भी होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, कोलैप्स होने से बचाती हैं। जो अर्ली एम्ब्रियो का चिक का स्केलेटन होता है उसको मैकेनिकल शॉक से बचाती हैं। एगशेल से अलग करती हैं एम्ब्रियो को, एंड इट प्रोटेक्ट उसको उस एगशेल से चिपकने से भी बचाती हैं, फ्रिक्शन से भी बचाती हैं। मीजोडम जो एमनियन की होती है वो डेवलपमेंटल स्टेज में मसल सेल्स बना लेती हैं जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही वो एम्ब्रियो जो है वो घूमता रहता है और वो एडी चिपकता नहीं है। जो कोरियन होती है वो एलेंटॉइड्स को ज्वाइन करती है और वो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे कार्य करती हैं। तो एलेंटॉइड्स जो होती हैं वो एक रिजर्वॉयर है एक्सक्रीटरी वेस्ट का, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंडे से आ रहा है, उसमें से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट आ रहा है उसका रिजर्वॉयर होता है, एक आशय होता है जहाँ वो इकट्ठे होते हैं। चिक एम्ब्रियो के अर्ली स्टेजेस में जो यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, लेकिन बाद में वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया जो है वो रिलेटिवली सॉल्युबल होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसको चाहिए होता है, और यूरिक एसिड जो है वो इनसॉल्युबल होता है, बिना किसी इल इफेक्ट के स्टोर किया जा सकता है। जो कोरियोलेंटॉइक मेम्ब्रेन होती है वो एक्सक्रीटरी सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस के जैसे कार्य करती है। तो योग सैक, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइड्स जो हैं वो एक तरह से अंडे के अडेप्टेशंस हैं, उसके अनुकूलन है, जो कि वो उसको ड्राई लैंड पर अंडे को डेवलप होने में मदद करते हैं। तो जो भ्रूण है, डेवलपिंग चिक का जो भ्रूण है उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसके विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को निष्पादित करने का कार्य करते हैं, उसको रक्षा करने का कार्य करते हैं, उसको फूड प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, श्वसन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के निष्कासन में भी मदद करते हैं। इस प्रकार से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हमने अभी तक देखी हैं, योग सैक, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइड्स इत्यादि, ये मुर्गी के डेवलपिंग भ्रूण के अनुकूलन